हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 247 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th में टर्म 2 के लिए अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स देख लिए हैं और ये वाला लेक्चर हमारे सीरीज का 7वां लेक्चर होगा। तो फटाफट तरीके से ये रिकॉल कर लेते हैं कि अपने सीरीज में अभी तक जो हमने 6 लेक्चर्स देख लिए उनमें हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखा। तो हमारे सीरीज का जो सबसे पहला लेक्चर था वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो था। वहां पे हमने ये सीखा कि दुनिया का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, उसको बिल्कुल तेजी से, इसके साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद का जो दूसरा और तीसरा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर सर्कल्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद का जो चौथा और 5वां लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इस चैप्टर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद जो छठा लेक्चर था वहां पे हमने अपने चैप्टर एपी के एक बहुत तगड़े और इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया सर। अब इसी को फॉलो अप करते हुए इस वाले लेक्चर में भी अपने चैप्टर एपी के एक बहुत तगड़े, बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन इस वाले लेक्चर में भी मैं उसी इंपॉर्टेंट बात को रिपीट करना चाहूंगा जो कि सीरीज के हर लेक्चर में शुरुआत में मैं रिपीट करता हुआ आ रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि सीरीज के जो शुरुआत के 15-20 लेक्चर्स होंगे ये आप लोगों के लिए अल्ट्रा टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये मान के चलो आपने बेसिक मैथ्स लिया है या फिर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो केस बेस के सवाल आएंगे 99% चांसेस है कि वो सवाल इन्हीं शुरुआत के 15-20 लेक्चर से डायरेक्टली आएंगे सर यहां पे। अब आप कहोगे कि सर ये बात आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? तो प्रिंस सर इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सीरीज के शुरुआत के 15-20 लेक्चर्स के सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, ये सारे सवाल सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं। इसी वजह से इन सवालों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इसी वजह से सीरीज के शुरुआत के 15-20 लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को यह सिखाया सर कि कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद फिगर वाला पार्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और फाइनली आपका होता है सवालों वाला पार्ट। और हर पार्ट को टैकल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी है यह भी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में ही सिखा दी थी। तो अपने सारे स्ट्रैटेजीज को याद रखते हुए, रिकॉल करते हुए अपने सवाल के बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे पहला वाला यानी कि स्टोरी वाला पार्ट देखते हैं सर। तो लगाइए स्ट्रैटेजी यहां पे। तो दिख रहा है सर कि ये जो स्टोरी वाला पार्ट है इसमें जो कहानी है, जो स्टोरी है, बहुत छोटी सी है। और छोटी सी स्टोरी के लिए प्रिंस सर ने यह सिखाया था कि पूरी कहानी को फटाफट तरीके से पढ़ लेते हैं और कहानी को डिकोड कर लेते हैं। तो बस स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं सर। तो क्या लिखा गया है कहानी में? कहानी में यह बोला जा रहा है, योर फ्रेंड वीर wants to participate in a 200 meter race. He can currently run that distance in 51 seconds and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. तो कहानी में क्या बोला गया है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बोला जा रहा है सर कि हमारा एक दोस्त है वीर, हमारा एक फ्रेंड है वीर जो कि एक एथलीट है, एक स्प्रिंटर है। कैसा स्प्रिंटर है सर? तो 200 मीटर की रेस दौड़ने वाला स्प्रिंटर है सर। ठीक है, हमारा जो दोस्त वीर है वो 200 मीटर की रेस दौड़ने वाला एक स्प्रिंटर है, एक धावक है। अब वीर के बारे में यह बताया जा रहा है कि अभी जो वीर के बॉडी की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में
वीर 200 मीटर की रेस को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। लेकिन वीर का मन है कि वो अपने इस टाइमिंग को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाए। तो बेहतर बनाने के लिए टाइमिंग को वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और रोज वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो रोज ये जो वीर प्रैक्टिस करता है ना, इस प्रैक्टिस से उसके रनिंग टाइम में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होता है। कैसा इंप्रूवमेंट होता है? तो हर दिन के प्रैक्टिस के साथ वीर की जो रनिंग टाइमिंग है उसमें 2 सेकंड्स की कमी आ रही है सर, यही इंप्रूवमेंट हो रहा है। यानी कि करंट सिचुएशन में ये जो वीर भैया 51 सेकंड्स में 200 मीटर की रेस को कंप्लीट कर रहे हैं, अगले दिन के प्रैक्टिस से अब वो 2 सेकंड्स कम टाइम में इसी रेस को कंप्लीट कर ले रहे हैं। यानी कि सर अगले दिन की प्रैक्टिस से इसी 200 मीटर को अब वीर भाई 49 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर रहे हैं। अगेन वो मेहनत करते हैं और अगले दिन की प्रैक्टिस से 2 सेकंड और कम कर लेते हैं। यानी कि अब वो इसी 200 मीटर की रेस को 47 सेकंड्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगेन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले दिन फिर इंप्रूवमेंट होता है 2 सेकंड का और अब वो इसी 200 मीटर की रेस को 45 सेकंड्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं। और इस तरीके से हर रोज प्रैक्टिस के साथ 2-2 सेकंड का इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब मुद्दा यह है कि वीर को अपने रनिंग टाइम में कितना इंप्रूवमेंट करना है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि वीर का टारगेट यह है, वीर का गोल यह है कि मैं इतनी प्रैक्टिस करूं कि इंप्रूवमेंट होते होते फाइनली मेरी टाइमिंग 31 सेकंड्स पे पहुंच जाए। यानी कि वीर को इस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है कि वीर अपना टारगेट 31 सेकंड्स का लेके चल रहा है सर। यही यहां पे कहानी है। कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर। अब ये जो कहानी क्लियर हुई है ना, इसको अच्छे से एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए वीर क्या कर रहा है? रोज प्रैक्टिस कर रहा है सर, ट्रेनिंग कर रहा है। तो यहां पे लिख लेते हैं ट्रेनिंग सेशंस, TRAINING, ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो सबसे पहले ट्रेनिंग का डे 1, इसके बाद सर ट्रेनिंग का डे 2, इसके बाद सर ट्रेनिंग का डे 3, इसके बाद सर ट्रेनिंग का डे 4, इसके बाद सर ट्रेनिंग का डे 5 और इस तरीके से कहानी चलती जा रही है। इस तरीके से कहानी चलती जा रही है सर, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो ये जो हर रोज की ट्रेनिंग हो रही है, ये क्या टारगेट अचीव करने के लिए हो रही है? तो अपने 31 सेकंड्स वाले टारगेट को अचीव करने के लिए डेली की वीर के द्वारा ट्रेनिंग हो रही है। उसको किस रेस में दौड़ना है सर? 200 मीटर की रेस में दौड़ना है। अब ध्यान से सुनना, इस टेबल को फिल करते हैं बहुत ध्यान से। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन ये आएगा कि वो कहेंगे सर कि अभी वीर के बॉडी की जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से करेंटली इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर वीर को बोल दिया जाए दौड़ो, तो वो 200 मीटर की रेस को 51 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पे जब हम यहां पे अपने ट्रेनिंग सेशंस की बात करेंगे सर, डे 1 से प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे, तो यहां पे पहला टाइम क्या डालें सर? पहला टाइम 51 डालें या 2 सेकंड कम करके 49 से पहला टाइम डालें और अपनी सीरीज बनाएं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है सर कि करंट टाइम 51 का है, तो 51 से ही स्टार्ट करें या 2 सेकंड कम करके स्टार्ट करें और 49 से स्टार्ट करें सर। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि बच्चे ये सोच सकते हैं, स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं भैया ये तो करंट सिचुएशन है, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो 2 सेकंड कम हो जाते हैं हर दिन उसके, तो 49 से स्टार्ट हो सकता है सर। तो इस कंफ्यूजन को आपको एक एग्जाम्पल से दूर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। मान लो इसी सिचुएशन में प्रिंस सर को इमेजिन करते हैं। प्रिंस सर भी एक जमाने में एथलीट हुआ करते थे। तो ध्यान से सुनना सिचुएशन क्या है, इसलिए प्रिंस सर अभी भी इतना स्लिम एंड थिन है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे, तो प्रिंस सर को क्या करना है? प्रिंस सर कॉलेज में है और कॉलेज में यह बोला गया है कि 1.5 महीने के बाद 200 मीटर की एक रेस ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अब प्रिंस सर को उस रेस में पार्टिसिपेट करना है। तो प्रिंस सर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या करेंगे? उस रेस के लिए रोज अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने प्रैक्टिस को इनहैंस करने के लिए प्रिंस सर ने एक कोच अपॉइंट किया, एक कोच लगवाया, और वो कोच से मिलने रोज फील्ड पे जाते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। अब प्रिंस सर को यह पता है कि प्रिंस सर की फिलहाल में जो कंडीशनिंग है बॉडी की, उसके हिसाब से
प्रिंस सर 200 मीटर की रेस को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि अभी इस करंट सिचुएशन में बिना प्रैक्टिस के प्रिंस सर को अगर कोई भी बोल देता है कि 200 मीटर की रेस दौड़ो, तो प्रिंस सर हल्का सा वार्म अप करके 200 मीटर की रेस को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेंगे। सही बात है सर। अब देखो क्या होगा, तो प्रिंस सर जब अपने ट्रेनिंग के पहले दिन जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा सर कि जैसे ही प्रिंस सर अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग के पहले दिन जाएंगे, तो जो कोच रहेगा वो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है। उसके लिए कोच साहब प्रिंस सर को बोलेंगे कि प्रिंस तुम थोड़ा सा वार्म अप करो, तो मस्त प्रिंस सर एकदम अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। और वार्म अप को करने के बाद उसके बाद कोच बोलेगा कि मैं रेडी स्टेडी गो बोलूंगा, तुमको दौड़ना है 200 मीटर और मैं तुम्हारा टाइम नोट करूंगा। तो प्रिंस सर ने वार्म अप किया पहले वाले दिन, कोच ने जैसे ही रेडी स्टेडी गो बोला, प्रिंस सर ने लगा दिया दौड़ तेजी से, और प्रिंस सर ने 200 मीटर की रेस को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लिया। अब ये जब कोच साहब को पता चल गया कि हाँ 51 सेकेंड्स में वो 200 मीटर अभी फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से दौड़ पा रहा है, तो इसको दिमाग में रखते हुए कोच ने कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ट्रेनिंग रिजाइम्स प्रिंस सर को बताई और कही शाम तक ये प्रैक्टिस करो, कल फिर से इतने ही बजे दौड़ेंगे। तो कोच की बात सुनते हुए प्रिंस सर ने खूब सारी प्रैक्टिस की शाम तक। फिर अगले दिन सुबह आए, फिर प्रिंस सर को बोला गया वार्म अप करिए, और वार्म अप करने के बाद फिर से अब दौड़िए, मैं टाइम नोट करूंगा। तो ये जो उस दिन की उतनी प्रैक्टिस हुई, इससे इंप्रूवमेंट हुआ प्रिंस सर ने, और प्रिंस सर की टाइमिंग में 2 सेकंड का इंप्रूवमेंट आया। यानी कि अब टाइमिंग में यहां पे 2 सेकंड के इंप्रूवमेंट के कारण प्रिंस सर इसी 200 मीटर की रेस को 49 सेकंड्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगेन उसी ट्रेनिंग रिजाइम को फॉलो किया गया। तीसरे दिन फिर प्रिंस सर कोच से मिले, फिर कोच साहब ने उनको कहा दौड़िए, फिर टाइम नोट किया गया, फिर 2 सेकंड का इंप्रूवमेंट हुआ, अब वो 47 सेकंड्स में रेस कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड सो ऑन कहानी चल रही है। अब इस कहानी को बताने के पीछे क्या तात्पर्य था? तात्पर्य ये था कि कभी भी किसी ट्रेनिंग का जो डे 1 होता है ना, उस डे 1 में जो आपकी करंट सिचुएशन होती है ना, वही आकी जाती है सर। कभी भी किसी भी स्पोर्ट के लिए जाओगे, जो आपका डे 1 होगा, डे 1 में जो आपका कोच होगा वो आपकी करंट सिचुएशन को ही मेजर करेगा। इसी वजह से डे 1 में करंट सिचुएशन ही जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन इस पे नहीं होना चाहिए। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर। यानी कि डे 1 पे 51 सेकेंड्स का हमारा अचीवमेंट था। अगले दिन 2 सेकेंड का इंप्रूवमेंट, 49 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट हो गई। अगले दिन फिर 2 सेकेंड का इंप्रूवमेंट, 47 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट हो गई। अगले दिन फिर 2 सेकेंड का इंप्रूवमेंट, 45 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट हो गई। अगले दिन फिर 2 सेकेंड का इंप्रूवमेंट, 43 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट हो गई, एंड सो ऑन कहानी चल रही है। अब ये कहानी कब तक चलेगी? तो तब तक चलेगी जब तक वीर भाई की स्पीड ऐसी ना हो जाए कि वो इस 200 मीटर की रेस को 31 सेकेंड्स में कंप्लीट कर ले। अब ये 31 सेकेंड्स वाला टारगेट किस दिन अचीव होगा, ये सवाल ने नहीं बताया है, ये सवाल ने नहीं बताया सर। तो इस हिसाब से हमने यहां पे अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया। तो इस टेबल में किसी को कोई भी दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होनी चाहिए। फटाफट टेबल नोट डाउन करिए, ठीक है सर। तो अब एक बार कहानी समझ गए हैं तो स्टोरी वाला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं फिगर वाला पार्ट। तो फिगर वाले पार्ट में कुछ भी दिख रहा है सच काम का नहीं है। इनफैक्ट फिगर बनाने वाले ने तो फिगर ही गलत बनाया। देखो कैसे कैसे फिगर गलत है। सबसे पहले तो जूतों में स्पाइक्स होना चाहिए, जो भी रनिंग शूज होते हैं उसमें स्पाइक्स होता है, इसमें स्पाइक्स नहीं है सर, एक गलती। इसके अलावा दूसरी गलती क्या है, फुल पैंट में कोई रनिंग नहीं करता है सर, हमेशा शॉर्ट्स में रनिंग की जाती है। तो फिगर में तो गलती है भैया, क्योंकि मैं खुद एथलीट रहा हूं तो मुझे पता है कि फिगर में बाकायदा गलती है। बाकी हाफ स्लीव से ये सही है सर, इससे थोड़ा कंफर्ट मेंटेन रहता है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर बनाने वाले की दिक्कत थी। हम अपने एक्चुअल सवाल पे आ जाते हैं। तो ये रहा सर हमारे केस बेस्ड का पहला सवाल। पढ़िए सवाल। सवाल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो सवाल यहां पे पूछ रहा है कि अभी अभी जो हमने कहानी देखी वीर भाई की, अभी अभी जो हमने वीर भाई की सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन को मैथमेटिकली एनालाइज करके बताइए कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सिचुएशन के हिसाब से मेरे एपी को रिप्रेजेंट करने वाला करेक्ट सीक्वेंस होगा। ये यहां पे सोच के बताइए सर।
तो कह दोगे बहुत आसान सवाल है। हमने अभी अभी अपने सिचुएशन को एनालाइज किया और सिचुएशन को एनालाइज करके ये जो टेबल निकला है, इस टेबल में देखो क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से समझना। तो ये जो सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस के नंबर्स को अगर लिख लें सर, सीक्वेंस के नंबर्स को अगर लिख लें सर, तो 51, फिर 49, इसके बाद 47, फिर 45, 43, ऐसे करते करते कहानी कहां तक जा रही है, 31 तक जा रही है। ये मेरी सीक्वेंस आ रही है। अब देखो, सवाल ने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये सीक्वेंस एपी की सीक्वेंस है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये एपी की सीक्वेंस है। कैसे समझना, तो अगर मैं अपने इस सीक्वेंस को एनालाइज करूं तो मुझे बहुत क्लियर कट तरीके से ये समझ में आ रहा है कि मैं किसी भी टर्म को उठा लूं और उसके प्रीवियस टर्म को घटा दूंगा तो जो गैप है सर, वो गैप कांस्टेंट है, वो गैप सेम है। दिख रहा है सर, 49 में 51 को घटा दूं, या फिर 47 में 49 को घटा दूं, या फिर 45 में 47 को घटा दूं, या फिर 43 में 45 को घटा दूं। हर बार जैसे ही मैं अपने किसी पर्टिकुलर टर्म में प्रेसिडेंट टर्म को घटा रहा हूं सर, तो ये गैप बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, जो कि ये बताता है कि ये सीक्वेंस एपी का है। तो सवाल ने नहीं बोला था कि एपी का सीक्वेंस है, एनालाइज करके पता लग रहा है एपी का सीक्वेंस है। यानी आगे जाके ये जो सवाल बात बोल रहा था कि इस सिचुएशन को एनालाइज करके एक एपी की सीक्वेंस मिलेगी, तो ये चीज अब जस्टिफाई हो रही है कि क्यों एपी की सीक्वेंस मिलेगी। अब देखो, इसको देख के और क्या क्या पता लग रहा है। तो इसको देख के ये भी पता लग रहा है सर कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक डिक्रीजिंग एपी है। और डिक्रीजिंग एपी के लिए हमने सीखा था सर कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव आता है, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा सर। क्लियरली दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, अगेन इस सीक्वेंस को देख के ये भी एनालाइज हो रहा है सर कि मेरे इस एपी के सीक्वेंस का आखिरी टर्म हमें गिवन है जो कि 31 के बराबर है। इतनी चीजें तो यहीं पे बिना सवाल देखे ही एनालाइज हो गई थी सर। तो यहां पे अगर सवाल पे रिटर्न करें तो पूछा ये जा रहा था कि ये जो कहानी थी, ये जो वीर भाई की सिचुएशन थी, इस सिचुएशन के लिए जो एपी की सीक्वेंस मिल रही है, सीक्वेंस क्या है बताइए। तो सीक्वेंस पता कर लिया था सर, 51, 49, 47, 45 एंड सो ऑन। ये कहानी कहां पे आपको दिख रही है, किस ऑप्शन में? तो कह दोगे ये कहानी मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा सर। तो यहां पे बी हमारा राइट आंसर है बी। बहुत इजी सवाल, पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। अब देखो, इस सवाल नंबर 2 को अभी फिलहाल आप बिना मिनिमम के पढ़िए, यानी कि थोड़ी देर के लिए सवाल को पढ़ के ये भूल जाओ कि यहां पे कोई मिनिमम शब्द लगा भी है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पे कोई मिनिमम शब्द है। अब सवाल को पढ़ो, सवाल का आंसर दो, सवाल पे सोचो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस मिनिमम वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी फिलहाल बिना मिनिमम के, मिनिमम को इग्नोर मार के सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए सर। देखो सवाल क्या कह रहा है। तो मिनिमम को इग्नोर मार के सवाल पढ़ेंगे तो सवाल यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। तो यहां पे सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि वीर भाई को कितने दिनों की प्रैक्टिस चाहिए जिससे वीर भाई अपना गोल अचीव कर ले, अपना टारगेट अचीव कर ले। सवाल हमसे पूछ रहा है कि वीर भाई को कितने दिनों की प्रैक्टिस चाहिए जिससे वीर भाई अपना गोल अचीव कर लें, अपना टारगेट अचीव कर लें। तो क्या जवाब दोगे? तो कहोगे सर इसके लिए तो पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कि वीर भाई का टारगेट क्या है, वीर भाई का गोल क्या है। तो हमने कहानी में सीखा था कि वीर भाई का गोल क्या है, टारगेट क्या है। वीर भाई का गोल ये है, वीर भाई का टारगेट ये है कि उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो फाइनली अपने टाइम को 31 सेकेंड्स पे ले आए। तो वीर भाई को इतने दिनों तक प्रैक्टिस करनी है कि उसका टाइम 31 सेकेंड्स पे पहुंच जाए सर। तो सवाल से मुझे एनालाइज हो चुका है कि मुझे यह पता करना है कि कितने दिनों में वीर भाई प्रैक्टिस करके 31 सेकेंड्स पे पहुंच जाएंगे। कितने दिनों में वीर भाई प्रैक्टिस करके 31 सेकेंड्स पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 31 सेकेंड्स में 200 मीटर की रेस को कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों की प्रैक्टिस से ये हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। अब इसको समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं आपसे सवाल करूं कि बताइए कितने दिनों की प्रैक्टिस में वीर भाई 200 मीटर की रेस को 45 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सर एक छोटा सा सवाल
कि आप सोच के मेरे को बताइए, आप एनालाइज करके बताइए कि कितने दिनों की प्रैक्टिस के साथ वीर भाई अपने 200 मीटर की रेस को 45 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर कि यहां से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी डे 1, ये डे 2, ये डे 3, ये डे 4, यानी कि प्रैक्टिस के चौथे दिन पे जाके वीर भाई जब दौड़ेंगे तो 200 मीटर की रेस को 45 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि इन टोटल मैं बोल दूंगा कि वीर भाई को 45 सेकंड्स का टाइम अचीव करने के लिए 4 दिनों की प्रैक्टिस लगी। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। बस इसी फंडे को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पे एनालाइज करके ये पता करेंगे कि ये जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करते हुए कहानी चल रही है, तो ये 31 पे कौन सा डे आ रहा है। क्योंकि ये 31 पे कौन सा डे आ रहा है इसका जवाब मिल गया तो हमें यह पता चल जाएगा कि इन टोटल इस टारगेट को अचीव करने में वीर भाई को कितने दिनों की प्रैक्टिस लगी है। सर क्लियर है? कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब इसी चीज को अगर मैं एपी के लैंग्वेज में ले जाऊं तो सवाल को ऐसे बोलूंगा एपी के लैंग्वेज में अब सवाल यह हो चुका है कि इस एपी के सीक्वेंस के लिए यह पता करके बताइए कि 31 मेरे सीक्वेंस का कौनवा टर्म होगा। यानी एपी के लैंग्वेज में यही सवाल अब ऐसा बोला जाएगा कि सीक्वेंस के लिए पता करके बताइए कि 31 इस सीक्वेंस का कौनवा टर्म होगा। तो 31 सीक्वेंस का कौनवा टर्म होगा। क्या पता नहीं लगा सकते? बिल्कुल तरीका जानते हैं। क्या तरीका होगा? तो तरीका कुछ इस प्रकार होगा सर कि हम यहां पे ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि इस सीक्वेंस में जो 31 होगा ये nth टर्म होगा। ये हम मान लेंगे, ये जूम कर लेंगे सर कि मेरे सीक्वेंस में 31 nth टर्म होगा। और यहां से जैसे ही n की वैल्यू आएगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 31 मेरे सीक्वेंस का कौनवा टर्म होगा। और यही जो n की वैल्यू है ये मुझे अपने प्रैक्टिस के डेज निकाल के दे देगी। सर फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कह देंगे, क्या कह देंगे सर कि हमारा जो इस एपी के सीक्वेंस का nth टर्म है इसको हमने माना है 31। फॉर्मूला पुटिंग करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 31। सर a यानी कि फर्स्ट टर्म सीक्वेंस के हिसाब से 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 49 माइनस 51 यानी कि -2 का हो जाएगा। सर लिख लिया बराबर यहां पे 31। सिंप्लीफाई फर्दर करें सर तो 51, इसके बाद प्लस माइनस -2 इंटू ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 बराबर यहां पे 31 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व यहां पे करेंगे तो 51 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 31 हो जाएगा सर। यानी कि 51 प्लस 2 53 माइनस 2n बराबर यहां पे 31। 2n वाले टर्म को उस तरफ भेज देते हैं, 31 को इधर बुला लेते हैं सर। तो 31 इधर आएगा तो 53 माइनस 31 बन जाएगा, 2n वाला टर्म उधर जाएगा प्लस 2n बन जाएगा सर। यानी कि यहां पे आ जाएगा 2 22 बराबर 2n, 2 11 जा 22 यानी कि सर n की वैल्यू 11 निकल के आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हमने ये पता कर लिया है कि इस सीक्वेंस में 31 जो है सर ये 11वां टर्म है, 11th टर्म है। तो 31 मेरे सीक्वेंस का 11वां टर्म है, 11th टर्म है। यानी कि इसी बात को सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से चेंज किया जाए तो कह देंगे कि ये जो वीर भाई साहब रोज की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रैक्टिस के हिसाब से 31 सेकेंड्स पे पहुंचने के लिए वीर भाई कब पहुंच रहे हैं? 11वें दिन पहुंच रहे हैं सर, 11th डे। यानी कि सर अपने प्रैक्टिस को जब डे 1 से शुरू किया गया तो 11वें दिन पे जाके वीर भाई अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। तो 11वें दिन पे जाके अचीव कर पा रहे हैं। यानी कि इन टोटल प्रैक्टिस में टारगेट अचीव करने में कितने दिन लगे? तो 11वें दिन पे टारगेट अचीव कर रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिस के लिए इन टोटल 11 दिन लगे सर। तो क्या जवाब दोगे कि कितने दिन लगे हैं उसको अपने गोल को अचीव करने में? तो 11 दिन लगे हैं सर, 11 डेज आंसर हम दे देंगे। तो कहीं पे आंसर 11 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। कहानी सभी को क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर, दिख भी रहा है 11 करेक्ट आंसर है। अब इस मिनिमम की कहानी समझते हैं। सर ये मिनिमम बोलने का तात्पर्य क्या था? तो यहां पे समझना मिनिमम बोलने का क्या तात्पर्य था। मिनिमम के साथ अब सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि what is the minimum number of days he needs to practice till his goal is achieved।
यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है कि बताइए कम से कम वीर भाई को कितने दिन लगेंगे अपने गोल को अचीव करने में। बताइए वीर भाई को कम से कम कितने दिन लगेंगे गोल को अचीव करने में। तो आप कहोगे सर कम से कम भी 11 ही दिन लगेंगे सर। सिचुएशन के हिसाब से कम भी यहां बोलेगा तो भी आंसर 11 ही दूंगा सर। अब आप कहोगे सर मिनिमम लिखे तो भी आंसर 11, मिनिमम ना भी लिखे तो भी प्रिंस सर कह रहे हैं आंसर 11। तो मिनिमम बोलने का मतलब क्या था, तो समझना यहां पे मिनिमम बोल के सवाल क्या कहना चाहता है। समझना मिनिमम बोल के सवाल ये कहना चाहता है कि वीर भाई ने ना किसी दिन का ब्रेक नहीं लिया है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वीर भाई ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अगले दिन अरे यार आज तो नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग पे, पैर बहुत दुख रहा है यार, पैर बहुत दर्द कर रहा है, आज नहीं जाऊंगा, आज की ट्रेनिंग स्किप करता हूं। तो ये मिनिमम वर्ड बोल के इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ट्रेनिंग में कोई भी ब्रेक नहीं लिया गया है, लगातार ट्रेनिंग हुई है। तो समझ रहे हो बात को। मिनिमम वर्ड का बस एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है कि मिनिमम वर्ड के थ्रू सवाल देने वाला आपको यह बताना चाहता है कि किसी भी दिन का ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि संडे को नहीं गया वीर भाई, हर दिन लगातार ट्रेन किया जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर ले। तो मिनिमम वर्ड से बस इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि ट्रेनिंग हर दिन की हुई है बिना ब्रेक के। तो अभी याद रखिएगा, यानी कि आपको मिनिमम वर्ड लगा के दे या फिर बिना मिनिमम के सवाल दे, दोनों ही सिचुएशन में आपको यह मान के चलना है कि ट्रेनिंग में कोई भी ब्रेक नहीं है। इसी वजह से दोनों ही सिचुएशन के लिए आंसर 11 डेज ही होगा। यानी मिनिमम लगा के सवाल दे या बिना मिनिमम के सवाल दे, आप जवाब वही दोगे कि अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने में वीर भाई को 11 दिनों की प्रैक्टिस लगी है। डेट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो सवाल ने हमें यहां पे 4 नंबर्स दे दिए हैं और हमें इनको एनालाइज करके यह पता करना है कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से ये जो एपी की सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस में इनमें से कौन सा टर्म नहीं आएगा। आई अगेन रिपीट, हमें एनालाइज करके ये पता करना है कि इस सिचुएशन में, इस एपी के सीक्वेंस में इनमें से कौन सा टर्म नहीं आएगा। अब ध्यान से जवाब को सुनना सर। सबसे पहले ना फटाफट लॉजिक से आंसर पता करते हैं, उसके बाद एक्यूरेट तरीके से लिख लेंगे सब्जेक्टिव के पेपर में। तो लॉजिक से कैसे आंसर पता करेंगे समझना। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो पहले है 41। क्या 41 इस सीक्वेंस में आ रहा है सर? तो 41 इस सीक्वेंस में किस नंबर के नजदीक दिख रहा है कहोगे सर? 41 जो होगा 43 के नजदीक होगा। क्या 41 इस सीक्वेंस में आएगा? दिमाग लगा रहे हैं, दो का गैप है, 45 43। जी हां सर, 43 के बाद 41 ही आएगा। तो ये तो फट से चेक हो गया लॉजिक से कि सीक्वेंस में आ रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। अगले वाले को टेस्ट करते हैं 30। अब देखो 30 इस सीक्वेंस में किस नंबर के आसपास आपको दिख रहा है? कह दोगे सर 31 के आसपास ही होना चाहिए। अब 31 के आसपास का सीक्वेंस एनालाइज करते हैं। तो दो का गैप है, इस गैप के हिसाब से इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा सर? तो दो का गैप है तो इससे जस्ट पहले 33 रहा होगा। अब अगर मैं आपसे यह पूछता सर कि इसके आगे इसी सीक्वेंस को अगर मैं मेंटेन करके चलता तो 31 के आगे क्या आता अगर आना होता? तो 2 के गैप के हिसाब से आप तुरंत कह देते सर आगे आता 29। तो आपको टेस्ट किसको करना है? टेस्ट करना है 30 को। तो 30 कहां पे होगा उसके लिए आपने चेक किया, तो चेक करके देखा कि सीक्वेंस में 33 है, 31 है, 29 है, 30 कहीं पे भी नहीं आएगा। तो लॉजिक से क्लियर हो गया कि मेरे इस करंट सिचुएशन के एपी के सीक्वेंस में 30 कहीं पे भी नहीं आएगा। यानी कि इन चारों में से 30 वो नंबर है जो कि इस एपी में कहीं पे भी नहीं आएगा, यानी कि यही 30 मेरा आंसर होगा। अब ये तो हमने लॉजिकली आंसर दिया सर, एग्जाम में लॉजिक नहीं चलता। लॉजिक से हमने फटाफट आंसर पता कर लिया, लेकिन सब्जेक्टिव में इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे सर? तो कभी भी हमने सीखा है कि अगर हमें यह चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी मेरे एपी में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? तो हमने ये सीखा है सर कि इस बात को चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम अपने एपी का nth टर्म मान लेते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आई तब तुरंत कह देंगे कि जी हां वो क्वांटिटी मेरे सीक्वेंस का पार्ट होगी। लेकिन
अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी आ गई तब तुरंत कह देंगे कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी मेरे एपी के सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगी। तो क्या करेंगे, बस इसी फंडे को अप्लाई कर देंगे, इसी तरीके से सब्जेक्टिव में लिख लेंगे। यानी कि यहां पे लिखना स्टार्ट करें सर, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 30 इस सीक्वेंस में कहीं पे आ रहा है और वो nth टर्म है सर। तो ये अज्यूम कर लेंगे, तो Tn बराबर 30 हो गया सर। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 30 हो गया सर। वैल्यूज पुट करिए, फर्स्ट टर्म हो गया 51 प्लस d कितना है सर, 49 माइनस 51 माइनस 2 इतना इंटू n माइनस 1 बराबर 30 हो गया सर। सिंप्लीफाई करें तो 51 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n माइनस 1 बराबर 30 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें सर, 51 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 30 हो गया सर। और सिंप्लीफाई करें तो 53 माइनस 2n बराबर 30 हो गया सर। 2n को उस तरफ भेज देते हैं, 30 को उधर बुला लेते हैं, 2n उस तरफ जाएगा तो प्लस 2n बन जाएगा, 30 इधर आएगा, 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा सर। ठीक है, तो 2n बराबर 23, n बराबर 23/2 क्या हो जाएगा, 23/2। एक फ्रैक्शन है, डेसिमल आएगा सर। क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। अब चूंकि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, तुरंत हम कह देंगे यहां पे कि 30 इस सीक्वेंस में कहीं पे भी नहीं आएगा। यानी कि सवाल जो पूछ रहा था कि इन चारों में से वो कौन सी क्वांटिटी होगी जो कि इस एपी के सीक्वेंस में नहीं आएगी, तो तुरंत कह देंगे इन चारों में से 30 ही वो क्वांटिटी है जो कि इस एपी के सीक्वेंस में नहीं आएगी। यानी कि 30 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, दिख भी रहा है सर, 30 राइट आंसर है। समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 की कहानी देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई an बराबर 2n प्लस 3 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज व्हाट। तो सवाल ने यहां पे बोला कि किसी एपी का nth टर्म ये है, तो अब आप मुझे इसी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस यानी कि d बताइए क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से जो बोल रहा हूं सर। यहां से एक और सवाल बाहर निकाला जा सकता था, क्या समझना। सवाल आपको कहता कि कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस एपी है कि नहीं है नहीं बताता। सवाल कहता कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म है 2n प्लस 3। तो पहले तो ये चेक करके बताइए ये सीक्वेंस एपी में होगा कि नहीं होगा। तो चेक कर सकते थे, क्या सीखा है सर हमने, अगर कोई हमें nth टर्म दे दे तो nth टर्म से हमने ये चेक करना सीखा है कि वो सीक्वेंस एपी का होगा कि नहीं होगा। डायरेक्टली सिखाया है। कैसे सिखाया है तो याद करिए, मैंने आपको लाइव लेक्चर्स में ये सिखाया था और मेन लेक्चर्स में भी बताया है सर कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर n में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उस सिचुएशन में वो सीक्वेंस एपी का ही सीक्वेंस होगा। सिखाया था कि नहीं, बिल्कुल सिखाया था। अब इस सीक्वेंस के nth टर्म को देखिए, क्या ये n में लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है सर। यहाँ पे 2 इंटू n की पावर 1 है सर, ये n में लीनियर पॉलिनोमियल बकायदा है। तो हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसके हिसाब से ये क्लियर है सर कि चूंकि ये nth टर्म n में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर सवाल यहाँ पे ये टेस्ट करने को कहता कि यहां से सीक्वेंस एपी आएगी कि नहीं, तो तुरंत जवाब देते कि जी हां सीक्वेंस आएगी। और यहां पे बोला भी जा रहा है कि ये nth टर्म एपी का nth टर्म है सर। ठीक है, तो सवाल का ये वाला पार्ट समझा। अब सवाल यहां पे क्या कह रहा है, तो एपी बोल दिया है, nth टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो सवाल को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहले आसान वाला मेथड बताऊंगा, फिर मजेदार वाला मेथड बताऊंगा। पहले आसान वाला मेथड नंबर 1 देखिए। तो याद करिए, मैंने आपको सिखाया था कुछ बुक्स में nth टर्म को tn से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ बुक्स में an से। यहां an से किया, आप tn से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे एपी का nth टर्म है 2n प्लस 3। ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एपी के टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, तुरंत आप जवाब दोगे सर कि मेरे एपी का पहला टर्म t1 हो जाएगा, दूसरा टर्म t2 हो जाएगा, तीसरा t3, चौथा t4 एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। तो अगर मुझे अपने एपी का nth टर्म बता दिया गया है, तो क्या मैं अपने एपी का कोई सा भी टर्म नहीं निकाल सकता? बिल्कुल सर निकाल सकता हूं। पहला टर्म क्या बोल दूंगा, तो n को 1 पुट कर दूंगा तो t1 यानी कि पहला टर्म आ जाएगा। n को 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। तो मेरे इस पर्टिकुलर एपी का पहला टर्म 5 हो जाएगा।
अगेन इस एपी का दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर एन को 2 पुट कर देंगे, करिए पुट, 2 2 जा 4 + 3 7, तो मेरे एपी का दूसरा टर्म 7 हो जाएगा। अब देखो आगे के लिए फॉर्मूला पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, गैप से ही पता चल जाएगा आगे रेलगाड़ी कैसे बढ़ेगी। 2 का गैप है सर, तो 7 के बाद 9 आ जाएगा, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से रेलगाड़ी बढ़ेगी। अगर आपको भरोसा नहीं है चेक करके देखो। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, n बराबर 3 पुट करिए, 3 2 जा 6 + 3 9, देखो आ गया। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, n को 4 पुट करिए, 4 2 जा 8 + 3 11, देखो आ गया। पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, n को 5 पुट करिए, 5 2 जा 10 + 3 13, देखो आ गया सर। सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा। तो आपने क्या किया, आपने nth टर्म की मदद से अपना सीक्वेंस ही पता कर लिया, एपी ही पता कर ली। तो सीक्वेंस निकाल लिया है तो कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकाल सकते हो। कोई भी लगातार 2 टर्म को सिलेक्ट कर लो, लगातार इसको ले लो, लगातार इसको, लगातार इसको, लगातार इसको, कोई भी लगातार 2 को ले लोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कैसे करते हैं सर, तो उस पर्टिकुलर टर्म में उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को घटा देते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप अपना कॉमन डिफरेंस T2 - T1 यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा के, यानी कि 7 - 5 ऐसे करके निकाल सकते हो। या फिर आपको ये लेने का मन नहीं है तो आप तीसरे में दूसरे को भी घटा के निकाल सकते हो सर। ये करोगे तो 9 - 7 यानी कि अगेन 2 आंसर आएगा, सेम आंसर। आपको ये मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, चौथे में तीसरे को घटा के भी निकाल सकते हो। चौथे में तीसरे को घटाओगे सर कितना हो जाएगा, 11 - 9 यानी कि अगेन 2 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में पूरे नंबर मिलेंगे सर। तो कॉमन डिफरेंस एपी के लिए कितना आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सर हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन के साथ केस बेस नहीं आएगा। आ सकता है भैया, समझना बात को, ऑप्शंस के साथ आए या फिर ना आए, सॉल्व करके तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना, सॉल्व करके तो दिखाओगे ही ना, और कैसे सॉल्व करना है वो तो सिखा ही रहा हूं। तो ऑप्शन के साथ आए या फिर नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सॉल्व करना अपने सब्जेक्टिव के पेपर में, इस बात को याद रखिएगा सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 देखा। अब आपको यहां पे मैं सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 दिखाता हूं। तो मेथड नंबर 2 को अगेन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। देखो तो मेरे एपी का nth टर्म है यहां पे 2n + 3, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, एक एपी बनाते हैं रैंडमली। तो एपी होगा तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, छठा, ऐसे होगा सर। बना लेते हैं। पहला टर्म मान लो T1 बोल देते हैं, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4, ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे करके क्या हो रही है सर, कहानी यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही है। अब समझना यहाँ पे, फिर इसके बाद पांचवा T5 एंड सो ऑन, कहानी आगे बढ़ती जा रही है। अब ऐसे करते करते आगे कहीं पे nth टर्म आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है nth टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं सर nth के आगे वाला टर्म क्या होगा, तो क्या दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, nth के आगे वाला Tn + 1th टर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, तो इसके आगे वाला कह दोगे सर, यहां पे इसके आगे वाला कह दोगे Tn + 2th टर्म होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा सर, तो Tn + 3rd टर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सीक्वेंस कैसा चलेगा, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं आपसे पूछूं सर इसके जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा, तो Tn के जस्ट पीछे वाला Tn - 1th टर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा सर, इसके जस्ट पीछे वाला Tn - 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट पीछे वाला Tn - 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एपी की ना ये टर्म्स की रेलगाड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसको अगर अच्छे से लिख लूं तो T1, T2, T3, T4 ऐसे करते करते कहीं पे बीच में Tn - 3, फिर Tn - 2, फिर Tn - 1, फिर Tn, फिर इसके बाद Tn + 1, फिर इसके बाद Tn + 2, फिर इसके बाद Tn + 3 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो तो अभी मैंने आपको सिखाया सर कि अगर मेरे पास सीक्वेंस होती है तो कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 लगातार टर्म से निकाला जा सकता है। कोई भी 2 लगातार चुन लीजिए, उससे आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आप लगातार इसको चुन लो, या लगातार में इनको चुन लो, या इनको चुन लो, या इनको चुन लो, या इनको चुन लो, या इनको चुन लो, किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब समझना है आप इंटरेस्टिंग चीज। देखो आप कहोगे सर इन कॉम्बिनेशंस में Tn तो ठीक है, Tn मुझे पता है सर, लेकिन ये Tn - 1, Tn - 2, Tn - 3, Tn + 1, Tn + 2, Tn + 3, ये कैसे पता करेंगे, ये भी पता करना बहुत आसान है। अगर आपको Tn पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो मैं कहता हूं Tn - 1 निकाल के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होगा,
जहां जहां n है उसकी जगह n-1 डाल देना है, Tn-1th टर्म आ जाएगा। तो जहां जहां n है उसकी जगह पे n-1 डाल दीजिए सर। तो 2 इंटू n की जगह पे n-1 डाल दिया यहाँ पे, ये आपका क्या आ गया, Tn-1th टर्म। मान लो कि कह देता Tn-3rd टर्म निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर देंगे, nth टर्म पता है, ये भी आ जाएगा, जहां जहां n है उसकी जगह n-3 को डाल देंगे, डाल दीजिए सर। तो 2 इंटू n की जगह पे n-3 को डाल दिया, आ गया सर आपका n-3rd टर्म। मान लो कोई कह देता Tn+2th टर्म निकालिए, अगेन कोई दिक्कत नहीं है सर, Tn पता है, Tn+2 भी आ जाएगा, क्या करेंगे, जहां जहां n है उसकी जगह पे n+2 डाल देंगे सर। तो 2 इंटू n की जगह पे n+2 को डाल दिया सर, +3 आ गया आपका Tn+2 टर्म। तो अगर Tn गिवन है ना सर, तो कोई भी इस टाइप का टर्म निकाला जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, बस सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। तो बस क्लियर है, किसी भी कॉम्बिनेशन से निकाल लो। अब बुद्धिमानी इस चीज में है कि जल्दी से जल्दी बने। अब जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा समझना, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको Tn-3 भी निकालना पड़ेगा, Tn-2 भी निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो Tn-2 निकालना पड़ेगा, Tn-1 लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन समझना यहां पे Tn आपको डायरेक्टली गिवन है, तो डायरेक्टली गिवन है, मेहनत बचाइए, सीधे Tn वाला कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए सर, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। तो Tn वाले कॉम्बिनेशन में इस कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हो, इस कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है कौन सा लेना चाहते हो। मान लो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन उठाता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कॉमन डिफरेंस D क्या बोल दूंगा सर। तो आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हैं सर, आगे वाले में जस्ट पीछे वाले को घटाते हैं सर, घटा के देख लेते कितना आ रहा है। Tn कितना हो जाएगा सर, तो आपका Tn है 2n+3 माइनस Tn-1 कितना हो जाएगा सर, निकाल चुके हैं, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 2n-2 + 3, यानी कि ये आपका निकल के आ रहा है 2n+1 आ रहा है सर, ठीक है, लिख लीजिए। तो Tn-1 टर्म हो गया 2n+1, लिख लिया सर, यहां पे सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट खोलिए, 2n+3 - 2n - 1, 2n से 2n गया, 3 - 1 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, देखो यहां से भी सेम आंसर 2 निकल के आ रहा है। मेथड नंबर 2 ऐसे भी बना सकते हो, फटाफट नोट डाउन करो, आंसर वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो दिख भी रहा है सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5वां सवाल। तो सवाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 and 3x + 2 are 3 consecutive terms of an AP। अब समझना है यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल यहां पे x की वैल्यू पूछ रहा है, और सिचुएशन हमें कुछ इस प्रकार गिवन है कि बोला यह जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर AP है, कोई पर्टिकुलर AP की सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में ये 3 टर्म लगातार कहीं पे आ रहे हैं। उस पर्टिकुलर AP के सीक्वेंस में ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी उस AP के सीक्वेंस में ये लगातार 3 टर्म्स कहीं पे आ रहे हैं सर। यानी अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूं तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये मेरी AP के लगातार 3 आने वाले टर्म्स हैं। अब ये लगातार 3 कहां पे आ रहे हैं, यानी कि समझना बात को, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म है, ऐसी कहानी है, या फिर ये 5वां टर्म, ये 6वां टर्म, ये 7वां टर्म, ऐसी कहानी है, या फिर ये 100वां टर्म, ये 101वां टर्म, ये 102वां टर्म, ऐसी कहानी, ये मुझे नहीं पता। तो मेरे AP में ये कहां पे आ रहे हैं ये नहीं पता, बस इतना पता है मेरे AP में लगातार ये 3 टर्म कहीं पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है सर, तो AP कुछ इस प्रकार दिखेगा कि बीच में कहीं पे लगातार बिल्कुल इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में पहले 2x आएगा, फिर x + 10 आएगा, इसके बाद 3x + 2 आएगा, ठीक है सर। तो किसी AP में कहीं पे आ रहा है। अब इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, नहीं पता। आगे क्या है सर, पीछे क्या है सर, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि AP में आ रहा है और लगातार आने वाले ये 3 टर्म्स हैं। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। इजी सवाल सर, अगेन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1, तो क्या कह दोगे, तुरंत कह दोगे सर यहां पे कि इस कॉम्बिनेशन से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सही बात है। अगेन कह दोगे सर इस कॉम्बिनेशन से भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और चूंकि ये पूरे के पूरे एक ही AP के पार्ट है, तो दोनों सिचुएशन से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम ही तो होगा ना सर। बिल्कुल सर, इस कॉम्बिनेशन से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, तो आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हैं, आगे वाले में क्या करते हैं सर, पीछे वाले को घटाते हैं, सही बात है सर। अगेन इस कॉम्बिनेशन से कॉमन डिफरेंस निकालोगे क्या हो जाएगा सर, आगे वाले में पीछे वाले को घटाएंगे, तो आगे वाले में पीछे वाले को घटा देंगे सर, घटा दिया,
ठीक है सर, दोनों कॉम्बिनेशन से कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करेंगे तो यहां पे लिख देंगे सर x + 10 इसके बाद -2x इज इक्वल टू 3x + 2 और इसके बाद -x + 10, ये यहां पे बोल देंगे सर बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, दिमाग में सॉल्व करो, तो x - 2x -x + 10 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो दिमाग में, 3x - x 2x बचेगा, -10 हो जाएगा सर, +2 -10 यानी कि -8 हो जाएगा सर। ठीक है, x वाले को इधर भेज देते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, -x उधर जाएगा, +x बन जाएगा सर, तो 2x + x 3x बन जाएगा, -8 इधर आके +8, 10 + 8 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, यानी कि सर x की वैल्यू 6 निकल के आ रही है। मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया, x की वैल्यू 6 निकाल ली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन करो। सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, एक और सिंपल तरीका याद करिए, मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था, तो ध्यान से समझना क्या सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था सर, कोई भी सवाल मिले जहां पे आपको ये बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर एपी में लगातार कहीं पे आने वाले 3 टर्म्स कुछ हैं। मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं जहां पे मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर एपी है जहां पे कहीं पे लगातार आने वाले 3 टर्म्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसके लिए डायरेक्टली आप एक कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि अगर किसी एपी के लिए लगातार आने वाले 3 टर्म्स आपको गिवन है, तो जो बीच वाला होता है ना सर, जो बीच वाला होता है ना, ये अगल बगल वालों का एवरेज होता है। तो इसके अगल बगल में अल्फा और गामा है, इसका एवरेज अल्फा + गामा / 2 हो जाएगा, यही बीटा होता है। तो सीधे ऐसे एक कंसेप्ट याद रख सकते हो। कभी भी किसी भी एपी के लिए अगर आपको ये बोला जाता है कि बीच में कहीं पे लगातार आने वाले 3 टर्म्स अल्फा बीटा गामा है, तो हमेशा याद रखना कि उस लगातार में जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, अगल बगल वालों का एवरेज होता है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, मैंने आपको बताया था। इस कंसेप्ट से भी सवाल बन जाएगा। तो बीच वाला कौन है, ये है सर। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, अगल बगल वालों का एवरेज। तो अगल में है 2x, बगल में है 3x + 2, इनका एवरेज क्या बोल दोगे, this + this / 2, ये इसके बराबर। सॉल्व कर लो सर। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 20 बराबर, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे दिमाग में तो 2x + 3x 5x + 2 हो जाएगा सर। तो x वाले टर्म को इस तरह भेज देंगे, 5x - 2x 3x, 2 को इधर बुला लेंगे, 20 - 2 18, 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू 6 के बराबर। यहां से भी सेम आंसर, चाहो तो चेक कर लो, तो दिख भी रहा है सर, सेम आंसर आ रहा है। अब कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, यहां पे भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी कि सर अब आगे एक सवाल आएगा, अच्छा सवाल है, उस सवाल पे सोचना है और आपको जवाब लाइव चैट में नहीं देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो सेशन कंप्लीट होने के बाद जिन टॉप 3 स्टूडेंट्स का सबसे तेज जवाब आएगा, उनका कम्युनिटी पोस्ट में बकायदा अच्छे से नाम लिखा जाएगा। वो मेरे चैनल पे भी जाएगा और अड्डा के चैनल पे भी जाएगा, यानी कि अड्डा क्लास 9th एंड 10th चैनल पे भी जाएगा सर, जिस तरीके से केस बेस 6 के लिए गया था सर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा। सवाल पढ़िए और जवाब सोचिए, क्या है सवाल, पढ़ना है यहाँ पे। सवाल यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज हिज स्पीड, स्पीड पूछ रहा है सर, स्पीड ऑन 9th डे ऑफ प्रैक्टिस। सर वीर भाई हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड में बताइए कि प्रैक्टिस के 9वें वाले दिन, प्रैक्टिस के 9वें दिन आपके वीर भाई की क्या दौड़ने की स्पीड रही होगी, ये आपको यहां पे बताना है सर। और ये जो आंसर आपको देना है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में देना है, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में आंसर देना, यूनिट के साथ लिख के देना। बिना यूनिट के दोगे तो कंसीडर नहीं करूंगा आंसर को सर, यूनिट के साथ लिख के आपको कमेंट सेक्शन में जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है आंसर देना है सर। क्लियर है कहानी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं ना। किसी भी टीचर ने इस तरीके से केस बेस की सीरीज नहीं निकाली, मैंने निकाली। क्यों? ताकि आपका केस बेस का कोई भी सवाल कभी भी ना छूटे आपसे। जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्रिंस सर को आप थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट तो दे सकते हो ना। अब जो लास्ट वाला केस बेस वीडियो था उस पर मतलब हार्डली 1000 व्यू आने में इतना टाइम लगा, बहुत कम आपने सपोर्ट किया लास्ट वाले वीडियो पे। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप लोग इतना कम सपोर्ट करोगे तो फिर तो मतलब वो मेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी ना यार मेहनत करने की। देखो आपको भी समझना पड़ेगा कि पुरानी जगह मैं छोड़ चुका हूं, मेरे पे कुछ बाउंडेशंस होती हैं।
तो अगर मैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करूंगा तो सामने वाला तो यही कहेगा ना कि यार ये आपकी वीडियो नहीं चल रही, इसको बंद कर दीजिए। तो मैं आपकी भलाई चाहता हूं, तो मैं अगर आपकी भलाई चाहता हूं तो मैं चाहूंगा आप पे, आपकी तरफ मैं बेस्ट से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचा सकूं। उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट आप कैसे करोगे? वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो में कमेंट करके, वीडियोस के ज्यादा से ज्यादा व्यूज देकर। तो अगर आप मुझे इस वे में सपोर्ट नहीं करोगे तो प्रिंस सर कैसे आपके लिए मेहनत करेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा। देखो अभी मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊं। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये एस्पायर कर रहे हैं ना कि प्रिंस सर अनसक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन प्रिंस सर को एक लाइन याद है जो उन्होंने बहुत पहले सीखी थी कि मतलब सक्सेसफुल होने का सबसे बढ़िया मजा तभी आता है ना जब सारे लोग आपके अनसक्सेसफुल होने की कामना कर रहे हो। तो आपको बस प्रिंस सर को यहाँ पे सपोर्ट करना है, सक्सेसफुल बनाना है सर। तो आपको हर लेक्चर को बिल्कुल उसी इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ देखना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर। बाकी प्रिंस सर आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अभी वेटिंग है, आने वाली है सर। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो कमेंट सेक्शन का जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन में फास्टेस्ट 3 को यहां पे डिस्प्ले किया जाएगा बोर्ड पे। तो सेशन एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। तो प्रिंस सर से द 247 क्लास 9th एंड चैनल पे कनेक्टेड रहे। मैथ्स पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू।